अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ा जुनून के एपिसोड 73 का पार्ट 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरीक खानजादा इस तरह के अंदाज में गाड़ी चला रहा था, बार बार सनीशा शाह की तरफ देखता, जिन्हें ढाल से सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। इसके बाद आंखों के गोशों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। जरीक ने दांतों पर दांत जमाए, अपनी कनपटी को उंगली से सहलाते हुए जनीशा पर एक बार फिर निगाह डाली। मुसलसल रोने से इसके नाक और गाल सुर्ख हो चुके थे। गुलाबी लिपस्टिक लगे लबों को वो बार बार काटते काटते लहू लहान कर चुकी थी। उसका नाजुक जिस्म हर झटके पर लरस रहा था। जरीक के दिल में जुर्म का एहसास बढ़ता जा रहा था। इसकी एक गलती की सजा जनीशा को भुगतनी पड़ रही थी। अगर उस रात पार्टी में वो खुद पर काबू रखता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इसने निचले होंठ को बेदर्दी से काटते हुए गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी थी। इसका एक दोस्त गाड़ी लेकर आया था, इसने इसकी बताई हुई लोकेशन पर। जनीशा इतनी डिस्टर्ब थी, वो इतना रो रही थी, जरीक खानजादा ने टैक्सी से जाना मुनासिब नहीं समझा था। वो बाजू में उठते दर्द को नजरअंदाज किए ड्राइव कर रहा था। न्यूयॉर्क की सड़कें हस्ब मामूल रात के इस पहर बारिश से भीग रही थी। बाहर न्यूयॉर्क भीग रहा था, अंदर इसकी जान से प्यारी बीवी की आंखें भीग रही थी। जनीशा के आंसू इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। वो किसी भी लड़की को रोते नहीं देख सकता था। कोई और लड़की भी ऐसे रो रही होती वो परेशान हो जाता, और जनीशा तो इसके दिल का टुकड़ा थी। इसका रोना जरीक के होश उड़ा रहा था। जरीक खानजादा ने बेदर्दी से अपने निचले लब पर दांतों का कहर ठाया था। जनीशा शाह के मध्यम सिस्कियां की ओसान अदा कर रही थी। इसने अपनी पेन की जेब में हाथ डालकर मेडिसिन तलाश की, वो जो हमेशा अपने साथ रखता था, कि इसे गलती से भी कोई इल्यूजन नजर ना आ जाए, ताकि किसी गलत फहमी या वहम का शिकार ना हो जाए। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो मुकम्मल इलाज करवा रहा था। जरीक ने दवा निकालकर जुबान पर रखी, डैशबोर्ड से पानी की बोतल उठाई और लबों से लगा ली। गाड़ी इसने रोकी नहीं थी, सिर्फ स्टीयरिंग व्हील को छोड़े हुए था। जरीक खानजादा ने एक हाथ से स्टीयरिंग को जकड़े, दूसरे हाथ से जनीशा के बालों में अपनी मजबूत उंगलियां फंसाई। जनीशा शाह रोने में मजीद इजाफा हुआ था। जरीक खानजादा गहरा सांस भरते गाड़ी का रुख अपने अपार्टमेंट की तरफ मुड़ गया था। गाड़ी इसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग की पार्किंग लॉट में आकर रुकी थी। अपार्टमेंट में आ गया जैनी जान, वो मध्यम लहजे में बोलते जनीशा की तरफ देखने लगा, जहाँ के मूंदे निढाल से सराबी अंदाज में अपना सर दाएं बाएं सीट पर पटक रही थी। इसने आंखें नहीं खोली थी। जरीक खानजादा कुछ पल इसे देखता रहा, फिर वो गाड़ी से निकलते जनीशा शाह की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजा खोलते इसे कलाई से नरमी से जकड़े बाहर निकला। जनीशा शाह खामोशी से गाड़ी से बाहर निकली। जरीक खानजादा इसकी गुलाबी मतूरम आंखों को बारी बारी नरमी से चूमते इसे अपने बाजू के हल्के में लिए लिफ्ट की जाने बढ़ गया था। जनीशा शाह इसके बाजू के हल्के में इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े मध्यम सिसकारियां भर रही थी। वो इसलिए अपार्टमेंट दाखिल हुआ। इस अपार्टमेंट के लिविंग एरिया के सोफे पर नरमी से बिठाया। जनीशा शाह अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाते सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। जरीक खानजादा किचन की तरफ बढ़ा था। पानी की बोतल पकड़े वो बाहर आया। जनीशा के कदमों में पंजों के बल बैठते इसके लबों से पानी की बोतल लगाई। वह दो घूंट भरते पीछे गिर गई थी, मगर इसकी सिसकारियों में इजाफा हो रहा था। मत रोइए ऐसे जैनी जान, तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ दे रहा है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, जरीक खानजादा ने बेहद मुलायमत से कहते इसके आरस पर बहते आंसू अपने अंगूठों के पोरों से नरमी से साफ किए थे। तुमने देखा जरीक, डैड ने मेरे साथ क्या क्या किया, क्या सुलूक किया। इसने मेरा इसमें मेरा क्या कसूर था? जनीशा ने जरीक की नीली आंखों में से देखते रोते हुए सवाल किया। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था जान, सारा कसूर मेरा था। मगर अब इन आंखों पर जुल्म मत करो। जान बसती है मेरी इन शराबी आंखों में। इस तरह रोकर अब तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो। जरीक खानजादा तड़पते हुए इसका चेहरा नरमी से दोनों हाथों में थाम गया था। जनीशा शाह के हाथ पर अपना हाथ जमाते मजीद शिद्दत से रोना शुरू हो चुकी थी। हे मेरी जान, मत करो यूं, क्या हाल कर दिया इन आंखों का। कुछ देर और इसी तरह रोती रही तो सच में मेरी जान निकल जाएगी। वो उसके करीब सोफे पर बैठते ही इसे अपने सीने से लगा गया था। जरीक, डैड ने ऐसा क्यों किया? क्यों ऐसा किया? मेरी क्या गलती थी? मेरा तुम्हारा निकाह इन्होंने खुद करवाया था, फिर सारा कसूर मेरे खाते में क्यों डाल दिया? जनीशा ने जरीक खानजादा की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े इसकी आंखों में देखते हिचकियों से इस्तफसार किया था। तुम मुझसे निकाह करने पर पछता रही हो? जरीक खानजादा ने इसके लहजे में पछतावा महसूस करते बेयकीनी से पूछा। पता नहीं। वो इसके हिसार से दूर होते सोफे की सतह पर सर रखे आंखें मूंद गई थी।
मगर इसकी बंद आंखों के गोशों से मुसलसल आंसू निकल रहे थे। जरीक खानदादा के लबों से निकलते पता नहीं लफ्जों पर नीली आंखें सामने गैर मरई नुक्ते पर गाड़ गया था। जरीक खानदादा ने इसे एक मुख्तसर महम मगर जख्म देती सरगोशी पता नहीं को दिल में तीर की तरह पेवस्त होते महसूस किया। इसके लबों से निकले ये दो महम से अल्फाज इसके अंदर से काट गए थे। कुछ लम्हे खामोशी की गिरफ्त में गुजरे, फिर वो आहिस्ता से उठा और बगैर कुछ कहे कमरे की तरफ चला गया। जनीशा निढाल सी वहीं सोफे पर लेटी करवट लिए आंखें मूंद गई थी। सरीक खानजादा वॉशरूम से नीम गर्म पानी से शॉवर लेते कमरे में दाखिल हुआ। वो इस वक्त सफेद ट्राउजर पहने हुए शर्टलेस था। इसका चौड़ा सीना इसकी हेयरलेस सिक्स पैक्स पर पानी के कतरे मोतियों की सूरत में मालूम हो रहे थे। इसके बाजू पर अभी भी बैंडेज बंधी हुई थी। शावर लेते हुए इसने अपने बाजू पर वाटर प्रूफ आर्म कास्ट कवर लगाया हुआ था। वो शावर पर वो शावर प्रोटेक्टर अपने बाजू से उतारते मिरर में अपनी नीली कर्व सतह आंखें गाड़ गया था। जिस दिन तुमने मुझे सड़क पर किस की, इसी दिन जान लेना चाहिए था। तुम कैसी औरत हो, तुम प्रोस्टिट्यूट से भी बदतर औरत हो। इस मार्था से भी कई गुजरी। अपने ही लफ्ज याद करते वसीयत की इंतहा पर था। वो हेलुसिनेशन यानी वो चीज देखना है जो है ही नहीं। मैं वो कब मुब्तला हुआ इसे पता ही नहीं चला था। इसके डॉक्टर के मुताबिक जहनी दबाव, थकावट, एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी दूसरी दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से ये बीमारी होती है। मगर इसने आज तक किसी चीज की इतनी टेंशन नहीं ली थी। वो तो हर बात दरगुजर करते आगे बढ़ जाता था, किसी भी बात को सर पर ना सवार करता था। सिर्फ जनीशा शाह को दिन रात कई हफ्ते याद करता रहा। इसकी पहली किस को भूल नहीं पाया था। शायद इस वजह से मुझे इल्यूजन हुए, या कुछ अर्सा पहले एक्सीडेंट की वजह से जो मेडिसिन ली वो मिरर में देखते मुसलसल मुस्तरब सा सोच रहा था। मगर डॉक्टर के मुताबिक, इसके मुकम्मल हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बिल्कुल जिस्मानी तौर पर फिट था। फिर इसे हेलुसिनेशन क्यों होता है? वो मुसलसल सोचते खुद को अजियत दे रहा था। जनीशा आसमान शाह से दूर हुई। वो इसका रीजन खुद की जात को समझ रहा था। मुझे इस दिन पार्टी पर खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। वो मिरर में देखते अपने बालों को टॉवल से खुश करने लगा। मगर कैसे? हाउ कुड आई हैव कंट्रोल्ड माई सेल्फ? वो अपने गुस्से व इश्तिहाल से अपने एक हाथ का मुक्का बनाए ड्रेसिंग टेबल पर मार गया। जनीशा शाह में इसकी जान बसती थी। वो किसी दूसरे मर्द के करीब इसके ख्याल में भी हो, वो कैसे खुद पर कंट्रोल कर सकता था? वो इल्यूजन इतना स्ट्रांग था। इसे इसके दोस्त के करीब देखकर वो गुस्से से पागल हो गया था। वो जबड़े भींचे मिरर में देख रहा था। सॉरी जैनी जान, एक इसी बात पर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इल्यूजन में क्या, हकीकत में तुम तुम मेरे सीने में चिराग घूमती थी। मैं उफ न करता, मगर कभी अपने वहम में भी तुम्हें किसी के करीब नहीं जाने दूंगा। तुम्हें किसी और के करीब देखने का तसव्वुर ही मेरे अंदर आग लगा देता है। यही वो एक बात है, तुम्हें मेरे अंदर छुपी मेरी खानजादा फितरत नजर आएगी। तुम्हें लेकर बेहद हसास और पजेसिव हो। वो मिरर में देखते अपने लफ्जों पर जोर देते बोल रहा था। जरीक खानजादा ने ड्रेसिंग मिरर का दरवाजा धीरे से खोला था। इसके हाथ में एक मखमली गहरे नीले रंग का केस था। जरीक ने केस खोलकर अंदर एक नायाब हीरा जगमगा रहा था, जिसकी चमक जैसे आंखों को खैरा कर रही हो। ये कोई मामूली अंगूठी ना थी। न्यूयॉर्क की एक मखसूस ब्रांड की अंगूठी थी, जो आलमी सतह पर नीलामी में फरोख्त हुई थी, जिसकी पाकिस्तानी कीमत कम से कम 20 करोड़ थी। वो एक सेलिब्रिटी के तौर पर नीलामी में शरीक हुआ था। यह अंगूठी इसे दे दी गई थी, जिसकी कीमत इसने खुद अदा की थी। इस अंगूठी में कीमती पत्थर जड़ा था, हल्के गुलाबी रंग का हीरा। एक सेलिब्रिटी बाइक रेसर होने के नाते इसकी पहचान और आमदनी के हिसाब से वो बोली जीत गया। यहाँ तक के $7 लाख पर जाकर मुकम्मल हुई, जो पाकिस्तान में 20 करोड़ से जायद बनती थी। वो अंगूठी को देखते मुसलसल मुस्कुरा रहा था। इसे एक रात का इसने बहुत इंतजार किया था। जनीशा से मिलने से पहले भी वो अपने महरम को सोचते इस रात का खत उठाता था। न्यूयॉर्क में रहते हुए 26 साल का होने के बावजूद, बेहद तजस्सुस होने के बावजूद वो किसी लड़की के करीब नहीं गया था। मार्था के करीब भी वो सिर्फ जनीशा के किस बुलाने के लिए गया था। मार्था को किस करते 2 सेकंड में ही बेजार हो गया था। जो जाम जनीशा के होंठों में था, वो भला कैसे किसी और लड़की के होंठों में हो सकता था? शायद आज ये वक्त नहीं था जनीशा के करीब जाने का, मगर वो खुद पर काबू नहीं पा रहा था। अपने अंदर उठते जवान जज्बों पर कंट्रोल करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक जवान खूबसूरत लड़की, वो भी इसका इश्क, इसकी जनीशा, जिस पर वो मुकम्मल हक रखता था, वो आज की रात इसके बगैर नहीं निकाल सकता था। वो अपने जज्बों में सच्चा और खरा था। इस वक्त इससे जनीशा की तलब बेहद शिद्दत से हो रही थी। वो इसके फ्लैट में है, ये सोचकर ही इसके जिस्म में तब्दीलियां वाज़ेह हो रही थी। खून गरमा रहा था। बेचैनी इतनी थी कि इसके दिमाग की शरियानें जिससे फट रही थी।
शायद वो जनीशा से बेहद मोहब्बत करता था, इसलिए वो ज्यादा ही कुछ महसूस कर रहा था। या फिर निकाह के बाद वो मुसलसल इस एक रात को ही सोच रहा था। जरीक खानजादा ने ड्रेसिंग मिरर में देखते पेन रिलीफ मेडिसिन निकालते ही इसने पानी से निकली। वो कोस्टारिका के डॉक्टर से इस बारे में मुकम्मल बात कर चुका था। जनीशा शाह को हॉस्पिटल में देखते ही वो ये सोच चुका था कि वो जनीशा से जल्द अपना हक लेगा। डॉक्टर ने पेन रिलीफ मेडिसिन लिख कर दे दी और इसे जिनसी कुर्बत के दौरान इसे जेंटल रहने को कहा था। जरीक खानजादा डॉक्टर की बात सोचते मध्यम सा हंसा था। जैनी जान जैसी औरत को बाहों में होकर कोई मर्द कैसे जेंटल रह सकता है। वो दांतों तले दबाए मिरर में देखते हंसता ही चला गया था। जरीक खानजादा वो नीले रंग का केस पकड़े लिविंग रूम में आया। जनीशा करवट लिए सोफे पर लेटी थी। जरीक खानजादा की तरफ इसकी पुश्त थी। इसके हल्के कर्ल जदा बाल इसके सर के नीचे रखे कुशन पर बिखरे थे। इसकी बलदार कमर और इसके जिस्म के बाकी नशीबो फराज को गहरी गर्म निगाहों से देखते वो इसकी तरफ किसी ट्रांस की कैफियत में बढ़ा। वो मजीद इसके हवासों पर सवार हुई थी। जरीक खानजादा इसकी तरफ बढ़ते झुकते हुए इसकी कमर के नीचे अपने दांत अपने दहकते लब रख गया था। जहां इसकी नई इल्यूजन में वो 3 तिल देखे थे। जनीशा ने एक झटके से अपनी मतोरम आंखें खोली। जरीक खानजादा के हाथ इसकी पिंगलियों पर सरसरा रहे थे। बेबाकी से ऊपर की जानिब सफर कर रहे थे। वह जमीन पर पंजों के बल बैठे इसके जिस्म के खतूत को बेबाकी से छूते। अब इसकी कमर की साइड को अपने मजबूत हाथ की मुट्ठी से भर गया था। जनीशा शाह सीधी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए झुकते हुए जनीशा के पेट पर लब रख गया था। जनीशा ने बेदर्दी से लब दांतों तले कुचला था। जनी जान जरीक ने से मखमूर आवाज में इसे पुकारते हाथ में पकड़ा। नीला केस खोलते इसमें से अंगूठी निकालते जनीशा की मफरूती दरमियानी अंगूठी में पहनाई। वो मुस्कुराते हुए अंगूठी को देखते अंगूठी पर लक रख गया। जब ये अंगूठी खरीदी थी यकीन मानो मुझे ये बिल्कुल कीमती नहीं लगी थी, क्योंकि मैं ये सब नायाब हीरा तुम्हारे लिए खरीदना चाहता था, मगर इस वक्त मेरे रेंज में यही अंगूठी आती थी। मगर सच पूछो जैनी, ये तुम्हारी उंगली में सचते मुझे दुनिया से सबसे नायाब पत्थरों से कीमती लगने लगी है। वो मुसलसल इसकी उंगली चूम रहा था। वो इसकी उंगली में ही अंगूठी देखते बेहद खुश हो रहा था। जनीशा ने जरीक से अपना हाथ छुड़वाते अंगूठी को देखा। वो इस अंगूठी को के ब्रांड इसके अंदर जुड़े पत्थर को पहचान चुकी थी। ये न्यूयॉर्क का कीमती ब्रांड था। इसके पास इस ब्रांड की इससे कहीं ज्यादा महंगी अंगूठी थी जो अरशमान शाह ने इसके लिए खरीदी थी, मगर ये अंगूठी इसे बेहद कीमती लगी थी। बेहद इसे लगा था दुनिया का सबसे नायाब पत्थर इसकी मलकियत हो जिसे कोई ना खरीद सकता हो। मगर जरीक खानजादा इसके लिए खरीद चुका था। जरीक खानजादा इसे गर्म निगाहों से देख रहा था। वो अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को बेहद गौर से देख रही थी। जरीक खानजादा जमीन से उठते इस पर घटा बनकर छाते इसके नाजुक कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब कर गया था। जनीशा के खून छलकाते लब जरीक खानजादा के अनाबी लबों से आन टकराए थे। ये क्या हाल कर दिया इन होठों का जैनी जान, जो मेरी मलकियत है। आज रात इन्हें काट काट कर बताऊंगा मैं अपनी मलकियत में होने वाली चीजों का क्या हाल करता हूँ। वो जनीशा का निचला लब अपने दांतों में पेवस किए हल्का सा खींच गया था। जनीशा शाह ने सिसकी भरी थी। जरीक खानजादा ने इसका होंठ अपने दांतों से आजाद करते इसे मुस्कुराते हुए देखा। डॉक्टर ने मुझे जेंटल रहने को कहा है। तुम बताओ इतनी खूबसूरत बीवी बाहों में होकर कौन सा शौहर जेंटल रह सकता है। तुम्हारी बेपनाह खूबसूरती मेरे अंदर का हैवान जगाती जा रही है। वो गंभीर लहजे में बोलते इसके नकोश को अपने सुलगते लबों से दागने लगा। जनीशा शाह की पुरहिद्दत लबों के लम्ब से जैसे अभी से पिघल कर फना हो रही थी। वो बेहद बेबाकी से इसके जिस्म की गहराइयों पर हाथों की बेबाकी दिखाते इसके नगोश को दीवानगी के आलम में लबों से छू रहा था। वो इसके एक एक नक्श को दीवानगी जुनून के आलम में अपने लबों की गरमाइश से दहका रहा था। जनी जान आई लव यू, तुम्हारे बदन की खुशबू मुझे पागल कर रही है। वो झुकते हुए इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते इसके बदन की खुशबू अपनी सांसों में इनहेल करने लगा। जनीशा जब दांतों तले दबाए बमुश्किल अपने अंदर उठती जायज ख्वाहिश पर काबू पा रही थी। जरीक खानजादा महरम था। इसकी गुर्बत से वो पिघल रही थी। जरीक खानजादा के जिस्म से उठते स्पार्क इसे अपने जिस्म में दाखिल होते महसूस हो रहे थे। वो इसकी गर्दन पर अपनी शिद्दत से सुर्ख निशान छोड़ते इसके बाजुओं को नरमी से दबाते अपने हाथों को नीचे की जानिब सरकाने लगा। वो इसके जिस्म के हर खतूत हर नशेबो फराज को मुट्ठियों में भरते इसकी गर्दन को चूम रहा था। वो जनीशा की कर, कार्डिगन मैक्सी पर लगे अगले बड़े बड़े बटनों को खोल गया था। जनीशा नीचे स्किन बॉडी सूट पहने हुई थी। वह अब अपने लब स्नीम बढ़ाना गहराइयों पर रख रहा था। जनीशा अपने लबों पर दांतों का कहर बढ़ाते जा रही थी। बस की जर्सी नुमा स्वेटर जो एक लॉन्ग मैक्सी की तरह थी इसे कंधों से नीचे खिसका गया था। जनीशा शाह अपनी आंखें सख्ती से मीच गई थी। वो बॉडी सूट के नीचे की तरफ हाथ ले जाते हुक्स खोलने लगा था। मैक्सी वो मजीद नीचे खिसका गया था। पहले हुक खुलते महसूस करते जनीशा की मतूरम आंखों से मोती टूटकर बरसे थे। कुछ भी हो जाए तुम जरीक खानजादा को अपने करीब नहीं आने दो। वो तब तक तुम्हारे इशारों पर चलेगा जब तक वो तुम्हें पा नहीं लेगा।
जिस दिन इसने तुम्हें मुकम्मल पा लिया, इस दिन तुम्हारी कद्र कीमत खत्म हो जाएगी। आयुष्मान शाह के लफ्ज याद करते जनीशा शाह की आंखों से बहते झरने में इजाफा हुआ था। इससे पहले वो बॉडी सूट के तमाम होल्स खोल देता। जनीशा शाह अपनी पूरी फोर्स लगाए इसके भारी भरकम चट्टानी वजूद को खुद से दूर धकेल गई थी। वो मदहोशी से जनीशा के साथ लिपटे हुए था। जनीशा के दूर धकेलने पर वो बुरी तरह लड़खड़ाया था। जरीक खानजादा ने मदहोशी भरी सुर्ख सवालिया आंखें जनीशा शाह की आंखों में गाड़ी। उठो मेरे ऊपर से। जनीशा शाह इसके चौड़े सीने पर हाथ जमाते हुए इससे दूर धकेलते हुए गुस्से से गुर्राए। जरीक खानजादा की नीली आंखों की सुर्खी मजीद गहरी हुई थी। उसी लम्हे इसके ऊपर उठते जनीशा के कदमों की तरफ सोफे पर बैठे अपने मजबूत हाथों की उंगलियों को बाहम पेवस करते अपनी सिर्फ निगाहें जमीन पर टिका गया था। जनीशा शाह उठकर बैठते हुए अपनी मैक्सी ऊपर करते इसके बटन बंद करते सोफे से उठते कमरे की जाने पड़ी। जरीक खानजादा इसकी पुष्ट को गुस्सीली दहकती निगाहों से देखते हुए इसकी तरफ तेजी से बढ़ा था। मैं पूछ सकता हूँ इस रवैये की वजह क्या है? ये सब क्यों कर रही हो? जरीक खानजादा इसे शानों से जकड़े अपने मुकाबले कर गया था। क्या मतलब क्यों कर रही हो जरीक? तुम्हें एहसास नहीं है कि मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूँ? तुम्हें बस यही सब कुछ करना है, जनीशा शाह रोते हुए बोली। जरीक खानजादा जनीशा के रोने पर अपनी हल्की घनी बियर्ड उंगलियों से सहलाने लगा। जैनी, मैं समझता हूँ तुम कैसा महसूस कर रही हो, मगर ये हमारी स्पेशल रात है। तुम मेरे अपार्टमेंट में मेरी बनकर इस वक्त मौजूद हो। मैं कैसे खुद पर कंट्रोल कर सकता हूँ? जैनी, मेरे बारे में भी तो सोचो। वो भारी आवाज में बोलते इसे कलाई से जकड़े अपने करीब कर गया था। हॉस्पिटल में तुम ही मेरे करीब आई थी, तुम्हें ही सुहागरात मनानी थी। किस तरह मुझे किस कर रही थी? तुम्हारी फुल पेशेंट किस मेरे दिमाग पर तारी हो चुकी है। वो इसका चेहरा दोनों हाथों में जकड़े उसके लबों पर झुका। किस किस नफरत हो चुकी है मुझे इस लफ्ज किस से। जनीशा शायद से दूर धकेलते गुस्से से हलक के बल चीखी थी। सनीशा। जरीक खानजादा इसके लबो लहजे जवाबन चिल्लाए। चिल्लाओ मत जरीक खानजादा, तुम मुझ पर चिल्लाने की जुर्रात नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से मैं अपने डैड से दूर हुई। इन्होंने मुझे अपनी इकलौती बेटी को घर से निकाल दिया। तुम्हारे दिमागी मर्ज की कीमत मुझे चुकानी पड़ी। जनीशा अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हिचकोल लेते बदन के साथ लरसते लबों से बोल रही थी। इसके लबों से निकले गए दिमागी मर्ज पर वो गंग सा खड़ा था। क्या कहा तुमने? इस दिन की मैं तुम्हें सड़क पर किस की एक प्रोस्टिट्यूट से बदतर हूँ। वो अब अपने बाल नोचते शिद्दत से रोती थी। जैनी, मैं जरीक इसकी तरफ बढ़ा। रुक जाओ जरीक, वहीं पर, मेरे करीब मत आना। वो हाथ के इशारे से इसे खुद की तरफ बढ़ने से रोक चुकी थी। जरीक रुक गया था। सोचो एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी ऐसी वीडियो देखकर जिसमें एक गैर मर्द इसकी बेटी को यूं सबके सामने किस कर दे, इसका तमाशा बना रहा हो और कोई इसे प्रोस्टिट्यूट कह रहा हो। खुद की तरफ बढ़ते इसके सीने पर हाथ जमाते इसकी आंखों में देखते हिस्सियों से सफसार करने लगी थी। क्या करूं जैनी, पछता रहा हूँ अपने लफ्जों पर, अपने एक्ट पर मेडिसिन दिखा रहा हूँ। पता नहीं कैसे ये दिमागी मर्ज मुझे हो गया। वो जनीशा के लबों से सफाक लफ्ज बोलते खुद को अजियत देने लगा। तुम्हें हेलुसिनेशन होते हैं। इस दिन भी तुमने वो देखा जो जो था ही नहीं। अगर ये हकीकत भी होती तो तुम फिर भी मुझे वो सब कहने का हक नहीं रखते थे। जनीशा शाह ने रोते हुए कहा। गलत किया जनीशा, इस दिन मैंने अपने लफ्जों पर शर्मिंदा हूँ, मगर अगर ये हकीकत होती मैं तुम्हें जान से मार डालता। जनीशा, याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। वो इसके बालों को गुद्दी से जकड़े इसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज चबा गया था। यानी तुम्हें कोई अफसोस नहीं। डैड बिल्कुल ठीक है। ठीक कहते हैं तुम्हारे बारे में, तुम एक टिपिकल कमजोर कमजोर ईयर टू मर्द हो। वो इसकी आंखों में देखते जवाबन सजाए हंसी थी। क्या करूं बताओ? अपनी जान ले लूं या किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं? क्या करूं मैं? जरीक सनीशा शाह के बालों को अपनी गिरफ्त से आजाद करते टेबल को अपने पाँव की जोरदार ठोकर मार गया था। शीशे की टेबल उलट कर दूर जा गिरी थी। जनीशा से सकते हुए पीछे हुई थी। जरीक खान ज्यादा गहरे सांस लेते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े अपनी रगों में दौड़ते खून पर काबू पा रहा था। जिस वक्त जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया था। तुम्हें अफसोस नहीं जरीक? तुम्हें मेरी जरा मेरी परवाह नहीं। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे इल्यूजन की वजह से मेरे साथ क्या हो चुका है। वो रोते हुए जा रही थी। जरीक खानजादा लिविंग रूम के ओपन किचन के काउंटर पर अपने दोनों हाथ जमाते अपनी सुर्ख आंखें सामने गाड़े हुए था। जनीशा की तरफ इसकी पुश्त थी। इसका रोना जरीक खानजादा के भारी होते असाब मजीद भारी कर रहा था। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं अपने डैड के पास वापस जा रही हूँ। जनीशा अपने आरस पर गिरते आंसू हथेलियों से बेदर्दी से साफ करते हुए अपार्टमेंट से दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले वो दरवाजा खोलते जरीक खानजादा इसकी तरफ बढ़ते इसे शानों से जकड़े दरवाजे के साथ लगा गया था। तुम कभी अपने डैड के पास नहीं जाओगे जनीशा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखों में देखते हुए रहा है। क्यों नहीं जा सकती? जनीशा ने हिचकी ली। जहां तुम्हारी और मेरी तजलील करके निकाला गया, मैं तुम्हें वहां कदम नहीं रखने दूंगा। बीवी हो तुम मेरी, तुम मुझे कंजर्वेटिव समझती हो। मैं मैं कंजर्वेटिव जनीशा, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। वो उसकी शराबी आंखों में देखते बर्फीले लहजे में बोल रहा था। यहाँ रखोगे मुझे इस अपार्टमेंट में? तुम जानते हो मैं कैसी जिंदगी गुजारती आई हूँ। मैं इस छोटे से अपार्टमेंट में नहीं रह सकती।
जनीशा की बात पर ज़रीक खानज़ादा ने उसे बेयकीनी से देखा। क्या कह रही हो जनीशा? इस अपार्टमेंट में मैं तुम्हें लाने वाला था। क्या कमी है इस अपार्टमेंट में? इतना लग्जरी अपार्टमेंट है, तुम रुखसत होकर यहीं आने वाली थी? वो तहीर ज़दा लहजे में सवाल कर गया। नहीं ज़रीक, मैंने सोचा था तुम मेरे साथ मेरे बंगले में रहोगे जो डैड ने मेरे नाम किया है। मेरे पास बैंक बैलेंस था, डैड का बिजनेस मेरा था, मैं ऐसे नहीं रह सकती। वो अपार्टमेंट को देखते शिद्दत से रो दी थी। जरीक इसकी बात सुनते इससे दूर होते अपनी कनपटी उंगली से सहलाते चक्कर लगाने लगा था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बंगले रहता तो ये तुम्हारी भूल है जनीशा खान। वो एकदम रुकते हलक के बल दहाड़ा था। जनीशा इसकी दहाड़ पर लरसते हुए दरवाजे में समाई थी। इसकी रीढ़ की हड्डी जैसे मुजम्मद हुई थी। जरीफ खानजादा की गर्दन और कनपटी की वेन्स बुरी तरह फूल रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे और आसमान शाह का कुत्ता बनकर रहता तो ये तुम्हारी भूल है मिसेस जनीशा खान। वो इसकी तरफ बढ़ते इसकी शराबी मतूरम आंखों में देखते इसके इतराफ में मुक्का मार गया था। जनीशा इसके मुक्के की धमक पर बुरी तरह लड़ती थी। तुम मेरी कमजोरी हो, मेरा जुनून हो, तुम्हारी मोहब्बत में घुटन घंटों तक झुक घुटनों तक झुक सकता हूँ, तुम्हारी गुलामी कर सकता हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे आंसू पर अपनी जान दे सकता हूँ, मगर तुम्हारे और तुम्हारे बाप की चाकरी नहीं कर सकता, याद रखना तुम। मैं एक लफ्ज से बातें से दूर हुआ था। ठीक है, फिर मुझे तलाक दे दो। जनीशा ने अपने खुश खलक तर करते बमुश्किल ये लफ्ज अदा किए थे। जनीशा, वो दहाड़ते हुए इसकी तरफ बढ़ते इसे शानों से जकड़े बुरी तरह जोड़ गया। जनीशा का नाम नाजुक वजूद हिलकर रह गया था। वो इसे बेदर्दी से दरवाजे से जोर से दरवाजे के साथ लगा गया था। कमर बुरी तरह दरवाजे में पैवस्त हुई थी। दर्द की लहर इसे अपने पूरे वजूद में सरायत करती महसूस हुई थी। जनीशा शाह का रगों में दौड़ता खून मुजम्मद हुआ था। मुझे तुमसे निकाह करने पर पछता रही हूँ जनीशा। तुम्हारा पछताना बजा है, क्योंकि मैं इन मर्दों में से नहीं जो निकाह को सिर्फ 3 लफ्जों का खेल समझते हैं। मेरे लिए निकाह महज एक रस्म, एक कागजी मुआहदा नहीं, बल्कि एक अदल बंधन है। एक अहद जो खुदा की गवाही में बांधा जाता है। जब मैंने कहा कबूल है तो अल्फाज मेरे वजूद की गहराइयों से निकले थे। तुम मेरी बीवी हो जनीशा, मेरे नाम की, मेरी इज्जत की शरी, वो मरते दम तक रहोगी। वो इस पर झुके पुकार रहा था। तलाक, ये लफ्ज मेरी ल- लगत में नहीं लुगत में नहीं, ये ताल्लुक मैं तोड़ नहीं सकता, चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो जनीशा। अगर तुमने मेरी पनाहों से निकलने की कोशिश की तो याद रखना, यही दिमागी मरीज जो तुम्हारे गिर्द दीवाना वार मंडलाता है, तुम्हारी और अपनी जान लेने से भी दरिया नहीं करेगा। क्योंकि मेरे लिए तुम सिर्फ एक औरत नहीं, मेरी मोहब्बत, मेरी अना, मेरी मुकम्मल दुनिया। और जरी खानजादा का लहजा नर्म मगर सांसों में आग से तपश थी। जनीशा को अपने नकूर झुलसते महसूस हो रहे थे। जनीशा शाह ने बाल मुट्ठियों में जकड़े फुट फुट कर रो दी थी। वो दांत पर दांत जमाए इससे दूर हुआ था। यही आकर ये औरत इसे मार देती थी। वो जमीन पर बैठे घुटनों में चेहरा छुपाए रोने लगी थी। मतलब भींचे हुए से अब कर्जदा निगाहों से देख रहा था। पिछले कुछ घंटों से वो मुसलसल रो रही थी। इसकी आंखें सूज चुकी थी। वो इसकी तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठा, क्यों कर रही हूँ जैनी, ऐसे मोहब्बत करती हूँ मुझसे, फिर मुझे क्यों तकलीफ दे रही हूँ। वो इसके बालों में उंगलियां उलझाए नरमी से इस्तफसार करने लगा। जनीशा शाह ने घुटनों से सर उठाए हिचकी लेते से देखा। और गाज है, ये इन आंखों का क्या हाल कर दिया। वो उसकी आंखों का मतोरमपन और सुर्खी देखते लब भींचते बोला था। तुम मुझे नहीं समझ सकते जरे, तुम मेरे दुख को नहीं समझ सकते जरे। तुम्हें पता ही नहीं जब अपनों को तकलीफ मिलती है कैसा लगता है। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुम्हारी मोरे, तुम्हारा बाबा, तुम्हारी बहन, तुम्हारा लाला। मुझसे पूछो, ये सब रिश्ते मुझसे छिन गए। वो कर्जदा खोए खोए लहजे में बोलते हिचकी ले गई थी। क्या कह रही हो जरी? जरीक खानजादा इसकी बातों पर हैरान हुआ था। वो अपने हवास में नहीं लग रही थी। मेरा मतलब है कि मेरे लिए तो मेरे डैड ही सब कुछ थे, बाकी कोई रिश्ता था ही नहीं। डैड भी तुम्हारी वजह से छिन गया। वो गड़बड़ाते हुए वापस घुटनों में चेहरा छुपा गई थी। जरीक इसकी आंखों में छुपा दर्द ना देख ले वो इसे बदहवास हुई थी। जरीक खानजादा सांस खारिज करते हुए अपने बालों में उंगलियां फेरने लगा। जनीशा ने सर उठाते अपनी उंगली से अंगूठी निकालते जरीक खानजादा की तरफ बढ़ाई। जनी, जरीक खानजादा की के हलक से आवाज नहीं निकली थी। वो बेकिनी से शॉकिंग नजरों से इसे देख रहा था। वो जमीन पर अंगूठी रखते खड़ी हो चुकी थी। मैं यहाँ न्यूयॉर्क नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना जहाँ डैड है। वो मुझे मात देना चाहते हैं, ये सच है। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकती, मगर यहाँ रहूंगी मेरा दम घुट जाएगा। डैड बहुत जिद्दी है, वो कभी नहीं झुकेंगे। वो भीगे लहजे में अटक अटक कर बोल रही थी। जरीक की नम निगाहें अंगूठी पर थी, वो जो तारते जमीन पर रख चुकी थी। इन्हें लगता है मेरा कोई नहीं, तुम भी शायद मुझे छोड़ दोगे और मैं इनके पास वापस चली जाऊंगी, मगर ये इनकी भूल है, मैं अब कभी इनके पास वापस नहीं जाऊंगी। वो मेरा चेहरा देखने को तरसेंगे। मैं यहाँ नहीं रहना, इस बेवकूफ न्यूयॉर्क
इस बेवफा न्यूयॉर्क में नहीं रहना। मैं यहाँ की रोशनियों से बेजार हो चुकी हूँ। मुझे अपने कलाम ले चलो, अपने पहाड़ों में ले चलो, अपने पहाड़ों में ले चलो। जनीशा की बात पर वो एक झटके से खड़ा हुआ था। रिश्तों में ले चलो। जनीशा की बात पर वो एक झटके से खड़ा हुआ। जैनी, क्या कह रही हो? हम कैसे वहां जा सकते हैं? मैं अपना हक ले चुका हूँ। अब इस हवेली वहां की किसी चीज पर मेरा हक नहीं। किस मुंह से वहां वापस जाऊंगा? लाला की आंखों में आंखें डालकर अपना हिस्सा मांगा था। मैं वहां नहीं जा सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। जरी कतल लहजे में बोला, ये अंगूठी बेचकर अपने लाला को रकम दे दो। मगर मैं यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये मेरा भी आखिरी फैसला है, इतना तो तुम मेरे लिए कर सकते हो। इसकी आंखों में देखते गैर लचकज़दा लहजे में बोली। जरा खान दादा ने झुकते हुए वो अंगूठी उठाते जनीशा का हाथ पकड़े इसकी हथेली पर रखी। तुम्हें लगता है मैं ये अंगूठी सेल करूंगा? जो तुम्हारे लिए ली तो तुम्हारी भूल है। तुम इसे पहनो या चाहे इसके साथ कुछ भी करो, ये तुम्हारी हो चुकी है, मेरा इस पर कोई हक नहीं। जहां तक बात पाकिस्तान जाने की, हम कल ही पाकिस्तान जाएंगे। तुम्हारे आगे मुझे कुछ अजीज नहीं, मेरी अना भी नहीं। वह संजीदगी से बोलते भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। जनीशा संगूठी को मुट्ठी में दबाए बिलक बिलक कर रोते जमीन पर बैठती चली गई थी। आयुष्मान शाह अपने वाइट पैलेस के कुशादा और शाहाना लिविंग एरिया में एक निहायत आरामदाह दबीस गदाजों से मजीन कदीम तर्ज की लग्जरी रॉकिंग कुर्सी पर नींद व आंखों के साथ हल्के हल्के झूल रहे थे। निजाम एक सुकूत सताई था, मगर ये खामोशी मुकम्मल न थी। इसके करीब दीवार में जदीद इलेक्ट्रिक फ्लेम हीटर नस्ब था, जो मसनूई शक्लों शोलों का एक फरेबनुमा तमाशा पेश कर रहा था। एलईडी स्क्रीन पर सुलगते अंगारों और लपकते शोले इस कदर हकीकत से करीब थे कि यूं लगता था जैसे पुरानी हवेलियों के आतिशदान में वाकई आग चल रही हो। ये मंजर इतना हकीकत के करीब था कि लकड़ी के तरतर करने की हल्की सी मगर सहर अंगेज आवाज भी शामिल थी, जैसे वाकई खुश्क लकड़ियां जलते जलते तरतरा रही हों। माहौल में एक मध्यम सी हिद्दत और सुकून आहिस्ता आहिस्ता सरायत कर रहा था, मगर इस सुकून आवर माहौल में आयुष्मान शाह भी सुकून थे, जो उस वक्त ग्रे थ्री पीस पैंट कोट में मलबूस थे। रात गहरी हो रही थी, मगर वो अभी तक गैर आरामदा लिबास में मौजूद थे। रात के आखिरी पहर वो सिगार लबों में दबाए लिविंग एरिया के ग्लास वॉल से न्यूयॉर्क के ब्राउन रेस्टोरेंट इलाके की सड़क को भीगते देख रहे थे। जैसे वो भीग ना रही हो, रो रही हो। वो भी तो कितने सालों से ऐसे ही अंदर से रो रहे थे। वो एक आखिरी चीख इनकी समातों में किसी खंजर की तरह पेवस्त थी। दो दो जाने खो चुके थे, जिसे कभी वो वापस ना पा सके थे। वो अपनी ही बात पर मध्यम सा हंसे। भला कोई वहां से वापस भी आता है? इसके जाने के दुख से कहीं ज्यादा इसकी मौत का जिम्मेदार भी इसे ही ठहरा दिया गया था। ये दुख की अजियत पर ज्यादा बड़ी थी। वो दिल पर हाथ रखते अपनी भीगी आंखें चिपक गए। दिल में उठते दर्द ने जनीशा शाह दर्द बनकर उतर आई थी। दूसरे लम्हे वो सिगार से धुआं खारिज करते हंसते ही चले गए थे। जनीशा शाह एक आग थी, एक बदला थी, जो तबरेज खान को वो मौत देने जा रही थी, वो जो ना दे सके। इनके मोबाइल एकदम बजने लगा। वो सीधे होते जा रहे थे, इसे कॉल रिसीव करते मोबाइल फोन कान से लगा गए थे। इसी कॉल का तो इंतजार था इन्हें। डैड, मैं कल पाकिस्तान जा रही हूँ, मैं अपने कलाम जा रही हूँ डैड, मैं अपने लाला के पास जा रही हूँ। स्पीकर पर जनीशा की भीगी आवाज सुनाई दी थी। जनीशा, वो कलाम है तुम्हारा, वो कलाम तुम्हारा है, मगर वहां के रहने वाले तुम्हारे नहीं हैं। याद रखना, तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। आसमान शाह सर्द लहजे में कुर्राए थे, मगर मेरे लाला मेरे हैं, मैं इनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। जनीशा शाह की स्पीकर पर रोने की आवाज सुनाई दी। जनीशा, ये मोहब्बत हमें कमजोर बनाती है, ये ढकोसला है। याद रखना, अगर तुम्हें मात हुई वजह सिर्फ मोहब्बत होगी। तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना अपने लाला से, ना इस जरिक तबरीज खानजादा से। तुम बेरहम हो जनीशा शाह। तुम पर सिर्फ बेरहमी जचती है। वो कलाम की रात कभी ना भूलना, और मैं न्यूयॉर्क की वो भयानक रात कभी नहीं भूलूंगा। वो बर्फीले लहजे में बोलते फोन रख चुके थे। रॉकिंग चेयर एक बार फिर से झूलने लगी थी। एकदम हिडसन वैली की पहाड़ की बुलंद चोटी नजर आई थी। वो अपना हाथ रोते हुए सिसकते वजूद की तरफ बढ़ा गए थे। मिरर, वो यकदम चिल्लाए। रॉकिंग चेयर जोर जोर से झूलने लगी थी। आसमान शाह की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।